अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर पैटी कैश बुक को कवर किया था, जिसके अंदर हमने पैटी कैश बुक के आई थिंक सो दो और क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, टोटल मैंने पैटी कैश बुक के तीन पास पेपर्स के सवाल कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क दिए हैं। अब नाउ बेटा, आज की क्लास के अंदर हमने करना ये है कि हमने बेसिक अकाउंटिंग की एक वर्कशीट मैंने बनाई है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग के मैंने पास पेपर्स की एक वर्कशीट बनाई है, जिसके अंदर मैंने टोटल 10 साल के पास पेपर्स कंपाइल किए हैं। अगर तुम लोग स्क्रीन पे देखते हो तो ये अराउंड है 30 पेजेस की वर्कशीट है, जिसके अंदर मैंने सारे बेसिक से सवाल डाले हैं जो एग्जामिनर टेस्ट करता है, जो हमने अब तक पढ़े हैं ना, एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। तो वो सारी चीज़ें इस वर्कशीट के अंदर मैंने कंपाइल करी हैं और 10 साल के पास पेपर्स की एक वर्कशीट बनाई है, जिसके अंदर एग्जामिनर ने सारे बेसिक्स टेस्ट किए हैं। मोस्टली ये जो बेसिक्स है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर टेस्ट करता है। तो ये मैंने बनाया है। तो आज की क्लास में हमारा एम है कि हम जो है इस वर्कशीट को पूरा कंप्लीट करें, सॉल्व करें। पूरा तो नहीं हो सकेगी, लेकिन ओवर द क्लासेस इसको कंप्लीट करके अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लें विद पास पेपर्स क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बेसिक्स की पास पेपर्स की वर्कशीट, मुझे आप लोग को एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, विच इज़ बेसिकली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मुझे आप लोग को बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बेटा बेसिकली पढ़ाना है। तो सबसे पहले बेटा, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सो द थिंग इज़ दैट के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का सीन क्या होता है। देखो बेटा, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। जब भी देखो बेटा, अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो हमने ये सीखा कि हम उसकी डबल एंट्री बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और साथ साथ बुक्स में भी पोस्ट करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में। बट बेटा, साथ साथ जब भी अकाउंट्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो हमें उस ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम लोग शॉपिंग पे जाते हो और तुम लोग वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हो, तो तुम्हें शॉपकीपर सामने से बिल की रिसिप्ट देता है। तो जो बिल की तुम्हें रिसिप्ट मिल रही है ना, वो क्या है, वो बिजनेस डॉक्यूमेंट है। वो इस चीज़ का प्रूफ है कि तुमने इस डेट को, इस टाइम पे इतने रुपए की शॉपिंग इस शॉप से करी है। समझ में आ रही है? तो इसी तरह अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, तो हम उन ट्रांजेक्शन्स के प्रूफ के लिए कोई ना कोई इनवॉइस या कोई ना कोई रिसिप्ट इशू करते हैं, जिसमें ये प्रूफ होता है कि इस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक कस्टमर था, उसने मुझे पेमेंट कर दी। तो जब वो मुझे पेमेंट कर देगा, तो मैं उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए उसको कोई ना कोई रिसिप्ट इशू करूंगा, ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि भाई मेरे पास इसके पैसे आ गए हैं। समझ में आ रही है? और ताकि उसके पास भी प्रूफ हो कि इसने इसको हमें इस पैसे दे दिए। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली इशूड फॉर अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम लोग कभी कोई गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो जब तुम कोई गुड्स बेचोगे, तो उसमें बेटा तुम हमेशा इशू करते हो सेल्स इनवॉइस। क्या इशू करते हो बेटा? सेल्स इनवॉइस इशू करते हो। ठीक है, कोई भी तुमने अपने बिजनेस गुड्स बेचे, तो उसमें तुमने क्या इशू कर दी? सेल्स इनवॉइस इशू कर दी। मतलब तुमने इनवॉइस एक इशू कर दी जिसमें लिखा हुआ हो कि तुमने इतने रुपए के गुड्स इस बंदे को बेचे हैं। जब तुम कभी शॉपिंग पे जाते हो, तो जो तुम्हें बिल मिलता है वो क्या है? वो सेल्स इनवॉइस है कि तुमने इतने रुपए की शॉपिंग इस शॉप से करी है। तो इसी तरह बिजनेस भी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके प्रूफ के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई पर्चा, कोई ना कोई इनवॉइस देता है सामने वाले को, ताकि उसके पास रिटर्न प्रूफ हो। हमेशा लिखा हुआ हमेशा पढ़ा जाता है, कहते हैं ना भाई। सिमिलरली, जब भी मैं कोई गुड्स खरीदूंगा, तो हमेशा बेटा क्या इशू होगी? परचेज इनवॉइस। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ लेट्स अज्यूम तुमने अपने वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दी या सैलरी दी, तो जाहिर सी बात है तुम उनको सामने से क्या इशू करोगे? वेज पे स्लिप दोगे या सैलरी स्लिप दोगे, जिसमें उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी कि उनको सैलरी रिसीव हो गई है, ताकि कल को ये आके ना कह सकेंगे सर हमें तो सैलरी मिली नहीं है, प्रूफ कहाँ है कि हमें मिली है। तो इसलिए हम वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं, तो क्या इशू करते हैं? वेज पे स्लिप या सैलरी स्लिप। अच्छा, इसके अलावा दो और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है बेटा क्रेडिट नोट इशूड, और एक होता है बेटा क्रेडिट नोट रिसीव्ड। अब इसका क्या सीन होता है, और ध्यान से सुने।
देखो बेटा, क्रेडिट नोट इशूड और क्रेडिट नोट रिसीव का क्या सीन होता है। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको गुड्स बेचे थे, उसने मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। तो जब भी सेल्स रिटर्न होता है ना, तो मैं उसको, अपने कस्टमर को, हमेशा क्रेडिट नोट इशू करता हूँ। क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि उसमें मैं लिख देता हूँ कि भाई इस डेट को आपने इतने रुपए के गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, ताकि मेरे पास भी रिटर्न प्रूफ हो और उसके पास भी रिटर्न प्रूफ हो। तो जब भी सेल्स रिटर्न होता है ना, तो हम हमेशा हमारे कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट इशूड में हमेशा क्या होगा बेटा? सेल्स रिटर्न। ये याद करना पड़ता है बेटा थोड़ा सा। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगा, यानी जब भी हमारा कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करेगा, तो हम उसको हमेशा क्या इशू करेंगे बेटा? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। एक रिटर्न प्रूफ होगा कि इतने रुपए के गुड्स हमें रिटर्न आ गए। अब मेरे लिए सेल रिटर्न था ना, राइट, क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न किए। जब मेरे लिए सेल रिटर्न था, जब भी मैंने क्या इशू करा? क्रेडिट नोट इशू करा। जो मेरा कस्टमर है उसके लिए क्या था? एक दफा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो उसने मुझसे गुड्स खरीदे थे, तो उसके लिए बेटा क्या था? परचेज रिटर्न था। क्या था बेटा? परचेज रिटर्न था। और जब उसके लिए परचेज रिटर्न था, तो उसको क्रेडिट नोट क्या हुआ है? मुझसे रिसीव हुआ है। ठीक है। तो क्रेडिट नोट इशूड कब करते हैं? जब गुड्स रिटर्न आए। तो क्रेडिट नोट इशूड इज बेसिकली फॉर सेल्स रिटर्न। उसके लिए क्या है बेटा? परचेज रिटर्न है। और उसको मुझसे क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है। तो क्रेडिट नोट रिसीव इज बेसिकली मेंट टू बी परचेज रिटर्न। ठीक है। तो जब भी परचेज रिटर्न होता है, यानी जो गुड्स हमने खरीदे थे और अगर हम वो रिटर्न कर देते हैं, तो हमने हमारे सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव होता है बेटा। ठीक है। और जब भी हमने किसी कस्टमर का गुड्स उधार पे बेचे थे, और अगर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हम क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। सो फॉर सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट इशूड, फॉर परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट रिसीव्ड। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, इसी तरह बेटा एक और बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का क्या सीन होता है? जैसे कि लेट्स अज्यूम मेरा एक कस्टमर था, उसने मुझसे पूरे साल बहुत सारे गुड्स उधार पे खरीदे, कुछ गुड्स रिटर्न करे, और इसके अलावा कुछ पेमेंट्स भी कर दी उसने मुझे। तो पूरे साल इसने मेरे साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी। जब साल एंड हुआ ना, तो मेरे कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया, बोला यार अरीज, वो अपन ने पूरे साल काम किया है, तो मुझे उस पूरे साल जो हमने काम किया है ना, उसका एक हिसाब किताब बना के, एक लेजर बना के मुझे शेयर कर देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने काम किया है तो तुम्हारे से जितनी भी डिटेल्स हुई हैं, जितनी भी चीज़ें, मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। तो उसमें उस वक्त मैं इसको क्या इशू करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम कब इशू करते हैं? जब हम हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स की एक समरी देते हैं किसी को भी। ठीक है। तो जब कोई बंदा हमसे साल के एंड में या मंथ एंड में अपने अकाउंट का हिसाब किताब मांगता है, तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करते हैं, यानी उसके अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट बना के उसको शेयर कर देते हैं कि भाई इस डेट को इतने गुड्स खरीदे थे, इस डेट को इतने रिटर्न आए, इस डेट को इतनी पेमेंट हुई। सही है। तो ये सीन होता है। दो और बच गए भाई। एक आ गया बेटा डेबिट नोट, और बेटा एक आ जाएगा आपका चेक काउंटर फॉइल। डेबिट नोट पे लास्ट में आएंगे, पहले चेक काउंटर फॉइल समझ लेते हैं। अच्छा, चेक काउंटर फॉइल का बेटा क्या सीन होता है कि जब भी मैं किसी को पेमेंट चेक के थ्रू करता हूँ ना, तो मैं उसको हमेशा इशू करता हूँ चेक काउंटर फॉइल। ठीक है। चेक काउंटर फॉइल क्या? जैसे तुम लोग ने अगर कभी चेक बुक देखी हो, तो कभी हम जब चेक फाड़ते हैं तो साइड में एक रिसिप्ट रह जाती है, छोटा सा पर्चा रह जाता है साइड में फटा हुआ। तो वो जो रह जाता है ना, वो काउंटर फॉइल होता है, कि भाई वो प्रूफ होता है कि हमने इस डेट को इतने रुपए का चेक फाड़ा है। ठीक है। तो जब भी मैं किसी को पेमेंट चेक वैक के थ्रू करता हूँ ना, तो उसको मैं हमेशा क्या इशू करता हूँ बेटा? चेक काउंटर फाइल। ठीक है। और डेबिट नोट बेटा का क्या सीन होता है बेटा? डेबिट नोट बेटा जब इशू करते हैं, जब हमें किसी सप्लायर से या किसी कस्टमर ने अंडर पेमेंट कर दी हो या ओवर पेमेंट कर दी हो, तो उस केस में बेटा हम क्या इशू करते हैं? डेबिट नोट के भाई तुम्हारी इतनी पेमेंट अभी हमसे आती है, या इतनी पेमेंट ओवर हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बेटा मैंने जो है ना अपनी एक थ्योरी बुक भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने इसकी लिस्ट पूरी बना के रखी है। तो वो भी मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है। दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि आइडिया हो जाए तुम लोगों को। तुम लोग को अगर दिख रहा होगा,
तो देखो जितनी भी हम परचेज और सेल्स करते हैं उस पे सेल्स इनवॉइस परचेज इनवॉइस हमने डिस्कस करा। क्रेडिट नोट का क्या सीन, क्रेडिट नोट इशूड मीन सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव मीन्स परचेज रिटर्न। डेबिट नोट का क्या सीन, जब अंडर पेमेंट हो जाती है, जब कोई सप्लायर हमसे अंडर पेमेंट हो जाती है या ओवर पेमेंट हो जाती है तो हम उसमें पर डेबिट नोट इशू करते हैं। रेसिप्ट, अगर कोई तुमने चेक के थ्रू पेमेंट की तो चेक काउंटर फॉइल, अगर कैश के थ्रू इशू कर रहे हो कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसमें रेसिप्ट इशू हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने तुम लोग को वेज पे स्लिप भी समझाई, और इसमें और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन ये मोस्टली टेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट एक बार पढ़ लेना तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। जो मोस्टली टेस्ट होते हैं वहाँ पे मैंने इसकी जो है ना ये डिटेल्स लिख के तुम्हें बता दी हैं। ठीक है बेटा। तो ये लिस्ट है, ये शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, तो तुम लोग इसको एक बार देख लेना और याद कर लेना। क्योंकि वैसे तो लिखना बेसिक कॉमन सेंस से ही होता है, लेकिन एक बार याद कर लोगे तो गुड टू गो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है। खैर जो आज की क्लास का एम था वो मैं बिगिन करता हूँ। आज की क्लास में हमने ये बेसिक 10 साल के पास पेपर सॉल्व करने हैं, जिसमें हम सारे बेसिक्स को साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और पूरे 10 साल के पास पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेटा अगर मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ पहला वाला, तो पहले वाले सवाल में इसने बोला सवास इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स टू अकमल। सवास अलाउज 15% ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल परचेजेस मेड बाय अकमल। अच्छा, अब सीन क्या है कि सवास क्या कर रहा है, अकमल को गुड्स सप्लाई कर रहा है, यानी कि अकमल को गुड्स बेच रहा है। तो अगर हम सवास बन के सोचते हैं तो हम अकमल को गुड्स बेच रहे हैं, और अगर हम अकमल बन के सोचते हैं तो हम सवास से गुड्स खरीद रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बेटा हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लिया करो कि क्या बन के सोचना है। अगर सवास बन के सोच रहे हो तो गुड्स बेच रहे हो, अगर सवाल बोलता है अकमल बन के सोचो तो गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है बेटा। तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट पे इसने लिखा है राइट अप द अकाउंट ऑफ सवास इन द लेजर ऑफ अकमल। सवास का अकाउंट बनाओ किसके लेजर में, अकमल के लेजर में। यानी कि बेटे हमें क्या बन के सोचना है, हमें अकमल बन के सोचना है। क्या बन के सोचना है बेटा, अकमल बन के सोचना है। और अकमल क्या कर रहा है, अकमल गुड्स सवास से खरीद रहा है। यानी कि हमें क्या करना है बेटे, हमें हमारे सप्लायर का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है बेटा, सप्लायर का। क्योंकि सवास कौन है, सवास वो बंदा है जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। जब सप्लायर कौन होता है बेटा, ट्रेड पेबल, वो बंदा होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं। और ट्रेड पेबल्स बेटा हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, और जब भी कम होती है तो हमेशा डेबिट होती है। तो देखो बेटा इन सवालात के अंदर ये बनाना ही मुश्किल है, बाकी गुड टू गो हो जाता है। बस देख लिया करो कि ट्रेड पेबल यानी कि सप्लायर का अकाउंट बनाना है या कस्टमर का बनाना है। अगर सप्लायर का बना रहे हो, अगर खरीद रहे हो तो पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है। खैर बैक टू द क्वेश्चन, सवाल पे आता हूँ। तो सवाल ने बोला कि हम सवास अलाउज 15% ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल परचेजेस मेड बाय अकमल। अकमल जितने भी गुड्स सवास से खरीदेगा ना, सवास उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट देगा। अब मैंने बताया था अगेन दो डिस्काउंट्स होते थे, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट बल्क बाइंग पे दिया जाता था, खुशी से दिया जाता था तो वो रिकॉर्ड नहीं होता था। कैश डिस्काउंट मजबूरन दिया जाता था फॉर अर्ली पेमेंट्स, तो उसको रिकॉर्ड करते थे। तो इसने ये बताया कि हम जितनी भी परचेज कर रहे हैं उसमें सवास ने हमें डिस्काउंट दिया है। आगे अगर मैं पहली ट्रांजैक्शन पढ़ता हूँ तो सितंबर 1, सितंबर 1 मीन्स क्या, कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। मैंने बोला था ना जब भी कोई टी अकाउंट बनाओगे कुछ भी बनाओगे हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो साल के स्टार्ट में, मंथ के स्टार्ट में हमें कितने पैसे देने थे सवास को, 1500। अकमल ओड 1500 टू सवास। तो मंथ के स्टार्ट में हमें कितने पैसे देने हैं बेटा, 1500। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना आ गया, 1500। ठीक है, लाइबिलिटी है, बढ़ता है, क्रेडिट नेचर है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ गया। कि साल के स्टार्ट में हमें जो है वो सवास को 1500 रुपये देने थे। अब हर एक एंट्री को पढ़ेंगे और उससे ये देखेंगे कि लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। बढ़ रही है तो क्रेडिट पे, कम हो रही है तो डेबिट पे। आ जाओ। पहली एंट्री में इसने बोला अकमल परचेज गुड्स फ्रॉम सवास विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1800। अकमल कौन है, हमने क्या करा, सवास से गुड्स खरीदे। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है बिफोर डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब ऐसी प्राइस जिसमें से डिस्काउंट नहीं कटवा हुआ।
कि उसने बोला था ना हर परचेज पे 15% डिस्काउंट देता है। तो पहले मैं डिस्काउंट कट कर लेता हूँ। तो बेटा अगर मैं 800 का 15% निकालता हूँ तो ये आएगा आई थिंक सो 120, विच मीन्स दैट कि मैंने कितने रुपए की परचेजेस की हैं, 680 की परचेजेस की हैं। ऐसा ही है बेटा। जब मैं गुड्स उधार पे खरीदूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। और जब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा, क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ परचेजेस। क्योंकि रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं, ये मैंने समझाया था टी अकाउंट्स में। तो मैंने गुड्स उधार पे खरीदे तो मुझे सवास को और पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लाइबिलिटी, मेरे ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, तो मैंने किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था। आगे आते हैं। आगे इसने बोला अकमल रिटर्न सम ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 8 सितंबर विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 240। हमने क्या करा, हमने जो गुड्स खरीदे थे ना वो सवास को रिटर्न कर दिए। जब हमने उसके गुड्स उसको रिटर्न कर दिए तो इस केस में क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न, क्योंकि जो हमने खरीदा था वो रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, जब खरीदा था तो उसने डिस्काउंट काट के हमें दिया था, तो रिटर्न तो ये ओरिजिनल प्राइस पे नहीं लेगा ना, वरना इसका नुकसान है। डिस्काउंट काट के ही, डिस्काउंटेड अमाउंट काट के ही रिटर्न लेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस मीन्स बिफोर डिस्काउंटेड प्राइस। तो 240 का डिस्काउंट कितना था, 15% करते हैं तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 36। विच मीन्स डैट कि हमने कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए, 204 के। बेटा जो हमने गुड्स खरीदे थे वो हमने इसको रिटर्न कर दिए। जब हमने इसके गुड्स इसको रिटर्न कर दिए तो अब हमें इसको कम पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। और लाइबिलिटी कम हो गई तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, डेबिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि जो हमने गुड्स खरीदे थे वो हमने इसको रिटर्न कर दिए, तो अब हमें इसको कम पैसे देने पड़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। और लाइबिलिटी कम हो गई तो हमने किधर रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे, 204, बाय द नेम ऑफ परचेज रिटर्न। अगेन मैंने रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का दिया है। इधर परचेज रिटर्न का अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम उल्टा यूज हुआ है। चलो लास्ट पे आ रहा हूँ। लास्ट में इसने बोला अकमल सेंट अ चेक इन फुल सेटलमेंट फॉर द अमाउंट ओइंग ऑन 1 सितंबर, लेस 4% कैश डिस्काउंट। अब ये जरा कैश डिस्काउंट है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसने बोला जो 1 सितंबर को अकमल को अमाउंट देनी थी ना, वो हम इसको पेमेंट दे रहे हैं चेक के थ्रू। तो 1 सितंबर को कितनी अमाउंट देनी थी, 1500, तो हम इसको पे कर रहे हैं। जब हम पैसे देने गए तो उसने हमें अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दिया, तो 1500 का 4% कितना आ जाएगा, 60। विच मीन्स डैट कि हमने कितने की पेमेंट की है बेटा, 1440 की। बेटा जब हम पैसे दे देंगे तो अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। ऐसा ही है ना, क्योंकि मुझे पैसे देने थे मैंने दे दिए, तो मेरा उधार, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम हो गई तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डेबिट साइड पे। कितना, 1440 बाय द नेम ऑफ बैंक। अगेन बैंक डेबिट नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम बैंक का यूज हुआ है। डेबिट तो सवास का काउंट हो रहा है, पेबल सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है। तो जब मैंने पैसे दे दिए मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, मेरा उधार कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन साथ ही साथ ये जो डिस्काउंट है ना इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। अब जब बेटा मुझे डिस्काउंट मिला तो अगेन अब मुझे कम पैसे देने पड़े, पहले 1500 देने थे, जब इसने मुझे 60 का डिस्काउंट दिया तो मुझे कम पैसे देने पड़े ना। तो ड्यू टू डिस्काउंट मेरी लाइबिलिटी, मेरा उधार क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो गया तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट मिला है तो ये डिस्काउंट रिसीव है। अगेन मैंने रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का दिया, इधर डिस्काउंट रिसीव डेबिट नहीं हो रहा, सिर्फ नाम डिस्काउंट रिसीव का यूज हुआ है। तो जब मुझे सामने वाले बंदे ने डिस्काउंट दिया तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लाइबिलिटी कम हुई, इसलिए मैंने किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे। गुड टू गो। अब बेटा सिंपल बैलेंसिंग जो हमने सीखी है, अगर मैं डेबिट का टोटल करता हूँ तो वो आ रहा है 1704, और क्रेडिट का आ रहा है 2180। तो ऑब्वियसली डेबिट साइड वीक है, राइट। कितने से वीक है, 2180 माइनस 1704, डेबिट साइड वीक आ रही है बाय 476। दो साइड वीक आती है वहाँ पे बेटा हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा हमारी दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो मैंने दोनों को बैलेंस कर दिया। एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन ऑन द
ऑपोजिट साइड। दैट्स इट। देखो बेटा ये 7 मार्क का था, ये पास पेपर्स का सवाल था। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपको बेसिक सप्लायर या बेसिक कस्टमर का अकाउंट बनाने को देता है। गुड टू गो। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? सिंपल था। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लो, कस्टमर का बनाना है सप्लायर का। सप्लायर का बनाना है तो फिर ट्रांजेक्शन्स पढ़ो, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, कम हो रही है डेबिट। आगे चलते हैं तो इसने आगे बोला स्टेट वन रीजन वाई सवाज ऑफर अकमल अ ट्रेड डिस्काउंट। बोला भाई ट्रेड डिस्काउंट क्यों ऑफर करा, क्यों करते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट, बल्क बाइंग पे देते हैं। देखो स्टेट का मतलब होता है सिर्फ वन वर्ड आंसर देना है, एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये वन वर्ड आंसर दिया, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पुराने ईयर का सवाल है इसलिए 2 नंबर दे रहा है, वरना रिसेंट ईयर में 1 नंबर मिलता है। ठीक है। आगे इसने क्या बोला, स्टेट द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सवाज वुड सेंड टू अकमल फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन 10th of September। बोल रहा है डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो सवाज अकमल को भेजेगा, जो गुड्स रिटर्न हुए हैं 10th of September को। तो अभी हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पढ़े ना, तो 10th of September को हमारे लिए परचेज रिटर्न था, लेकिन इसने बोला सवास क्या इशू करेगा। सवास के लिए क्या था, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न में हम हमेशा क्या इशू करते थे बेटा, क्रेडिट नोट इशूड। ऐसा ही है, फॉर सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट इशूड, फॉर परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट रिसीव्ड बेटा। गुड टू गो बेटा। तो देखो बेटा इस तरह से अभी हमने 10 नंबर्स ले लिए हैं। पहला सवाल 20 मार्क का आता है मोस्टली। अगले पार्ट पे आते हैं, इसके 2 पार्ट्स रह गए। आगे इसने बोला प्लेस अ टिक अंडर द करेक्ट हेडिंग टू शो द लेजर इन विच अकमल वुड रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। बोला कौन सी चीज़ कौन सा अकाउंट में जाएगी, अब जरा ये ध्यान से सुनना है। सेल्स लेजर में बेटा हमेशा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट जाता है। परचेज लेजर में हम हमेशा ट्रेड पेबल का अकाउंट लिखते हैं। सेल लेजर में हमेशा कस्टमर का अकाउंट, परचेज लेजर में हमेशा सप्लायर का अकाउंट। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो सब हम सब कहाँ लिखते हैं, जर्नल लेजर में। जैसे देखो सेल्स है, ये कोई कस्टमर का अकाउंट तो नहीं है ना, तो जर्नल लेजर। सप्लायर का अकाउंट है तो कहाँ जाएगा, परचेज लेजर। अगेन हीट एंड लाइट है, ना कस्टमर का ना सप्लायर का है। कस्टमर का हमेशा सेल लेजर, सप्लायर का हमेशा परचेज लेजर, बाकी सारे जर्नल लेजर में जाते हैं। देखो हीट एंड लाइट अगेन जर्नल लेजर में, कैपिटल अगेन जर्नल लेजर में। अब क्या आया, कस्टमर। अब जब कस्टमर का आया तो कहाँ जाएगा, सेल्स लेजर में। तो सेल्स लेजर में कस्टमर का अकाउंट जाता है, परचेज लेजर में सप्लायर का। बाकी सारे कहाँ जाते हैं, जर्नल लेजर में। तो ये सप्लायर का था इसलिए परचेज में, ये कस्टमर का था इसलिए सेल्स में, बाकी सारे जर्नल में आ गए। तो देखो बेटा ये 4 में से 4 हो गए। तो सारे बेटा इसमें बेसिक्स बेसिक्स टेस्ट होंगे, तो ये वर्कशीट के साथ साथ मैं तुम्हारे बेसिक्स कवर करवाता रहूंगा। अब देखो आगे इसने हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, और ट्रांजेक्शन्स पढ़ के मुझे बताना है एसेट्स पे क्या अफेक्ट आएगा, लाइबिलिटीज पे क्या अफेक्ट आएगा, और कैपिटल पे क्या अफेक्ट आएगा। अच्छा कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है। तो पहली एंट्री जो हुई हुई है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $130। मैंने $130 के गुड्स उधार पे खरीदे। जब मैं गुड्स उधार पे खरीद रहा हूँ तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, इन्वेंट्री आ रही है। तो मेरे एसेट्स बढ़ गए कितने से, 130 से। लेकिन मैंने उधार पे खरीदा ना, उधार पे खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई 130 से। एसेट तो बढ़े लेकिन गुड्स उधार पे खरीदे तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। और कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके। तो एसेट भी 130 है, लाइबिलिटी भी 130 है। तो कैपिटल क्या हो गया, 0। दैट्स वाई इट इज नो अफेक्ट। गुड टू गो। चलो अगले वाली आइडेंटिटी समझो। गुड्स कॉस्टिंग 800 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 1130। जो गुड्स हमें 800 के पड़ रहे थे वो हमने 1130 के उधार पे बेच दिए। अच्छा जब मैंने गुड्स उधार पे बेचे तो मैं लोगों से पैसे मांगूंगा। जब मैं लोगों से पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने का मतलब है मेरे एसेट्स बढ़ गए बाय 1130। कह सकता हूँ ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एसेट होते हैं। लेकिन जब मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास से गुड्स चले गए, मेरी इन्वेंट्री मेरा स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मेरे पास से कितने रुपए के गुड्स गए, 800 रुपये के गुड्स गए, है ना। तो मैं गुड्स जो मेरे पास से गए वो 800 रुपये के गए ना, क्योंकि मुझे तो 800 के पड़े थे। तो एक तरफ मेरे एसेट्स 800 से कम हुए क्योंकि मेरे पास से गुड्स चले गए, और एक तरफ मेरे एसेट्स 1130 से बढ़ गए
क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे थे। तो ओवरऑल मुझे कितने का फायदा हुआ, यानी कि ओवरऑल मेरे एसेट्स कितने से बढ़े, 330 से, है ना बेटा? चेक भी कर लेते हैं। तो ओवरऑल मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ बेटा, 330 का। तो मेरे एसेट्स कितने से बढ़ गए, 330 से। लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना, हमने थोड़ी ना कोई उधार लिया है, उल्टा हमने उधार पे बेचा है। तो जब एसेट बढ़ गए तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल भी बढ़ गया ना भाई, कितने से, 330 से। गुड टू गो। लास्ट पे आ रहा हूँ। पेड क्रेडिटर 500 बाय चेक, लेस 3% कैश डिस्काउंट। क्रेडिटर को 500 रुपये देने थे, लेकिन जब मैं 500 रुपये देने गया तो उसने मुझे 3% का कैश डिस्काउंट दिया। तो 500 का 3% आता है 15, विच मीन्स डैट कि हमने उसको कितने पैसे दिए, 485। जब बेटा हमने उसको पैसे दे दिए तो हमारे पास से पैसे चले गए, हमारे एसेट्स कम हो गए। कितने से कम हो गए, 485 से कम हो गए। अब जो बच्चा यहाँ लिखेगा ना कि हमारी लाइबिलिटी भी 485 से कम हुई, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई देने कितने थे, 500। क्या आप 500 देने होंगे, नहीं देने होंगे। तो तुम्हारा उधार कितने से कम हुआ, 500 से कम हुआ ना। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे लिखते हैं नहीं सर 485 से कम हुआ, तो बाकी 15 रुपए क्या दोगे बाद में, नहीं दोगे ना, क्योंकि वो तो डिस्काउंट मिला है ना, तुम्हारी गलती थोड़ी ना उसने डिस्काउंट दिया है। तो तुम्हारा उधार 500 था, अब चाहे तुम 300 भी दो, उधार तो तुम्हारा 500 से कम हो गया ना, क्योंकि तुम्हें बाद में उसको देने नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो 500 देने थे उसमें से मैंने को डिस्काउंट मिला तो मैंने 485 दिए, लेकिन उधार तो पूरा 500 से ही कम हो गया ना भाई। अब यहाँ पे अगर तुम लोग लिखते हो कि 485 से कम हुआ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि 15 रुपए बाद में देने हैं। ऐसा तो नहीं है, 500 का उधार था, पूरे 500 से कम हो गया, क्योंकि अब 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो देखो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट कम हुआ 485 से, ये फॉर्मूले का माइनस, और लायबिलिटी कम हुई 500 से। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ओवरऑल तुम्हें वैसे 15 का फायदा हुआ है। तो देखो, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस प्लस माइनस होता है, थोड़ी सी मैथ्स, ठीक है, समझे? तो मैं वापस से बता देता हूँ, एसेट्स तुम्हारे कम हुए थे 485 से, लायबिलिटी तुम्हारी कम हुई थी 500 से। तो दिस माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, मैं थोड़ा सा लंबा करके पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ओवरऑल तुम्हारा जो कैपिटल है वो 15 से बढ़ा, क्योंकि तुम्हें 15 रुपए का इनिशियली बेनिफिट हुआ। जेब से 485 निकले, लेकिन उधार 500 से कम हो गया, तो 15 का बेनिफिट हुआ। तो देखो बेटा ये 6 मार्क का था। तो ऐसे मैं बहुत सारे बॉक्स कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, बहुत बॉक्स हैं आगे। देखो ऐसे 20 मार्क का सवाल भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में। प्योरली बेसिक्स था, प्योरली बेसिक्स, समझ रहे हो? तो ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल बनाए, हैं बहुत हैं, टेंशन लेने का ही नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे तो पक्का हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें होती हैं। ठीक है, गुड टू गो, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखो।